हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो चैप्टर है वो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.6 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है और कब हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपके इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो जो सवाल आप बना रहे हैं वो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो है u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यही फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी कोई सवाल या जब भी कोई इंटीग्रेशन u इंटू वी के फॉर्म में होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लिखना है आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट्स मेथड इज यूज्ड when the इंटीग्रैंड का मतलब होता है जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। तो व्हेन द इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म u into v, where u and v are not connected by their derivatives, ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, ये जनरल है, ठीक है। दिस इज द जनरल रूल। ये होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। ये है जनरल रूल, सामान्य नियम, यानी कि जनरली जब ऐसा होगा तब हम ये नियम लगाएंगे। तो पहले आपको समझाते हैं कि इस स्टेटमेंट का, इस कथन का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इज यूज्ड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जो है, यानी ये जो फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इसका यूज तब करते हैं when the integrand is of the form u into v, यानी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो u into v के फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, where u and v are not connected by their derivatives, यानी u और v में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उनके डेरिवेटिव का को लेकर के, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि u का डेरिवेटिव v में नहीं होना चाहिए और v का डेरिवेटिव u में नहीं होना चाहिए। अगर u और v में कोई कनेक्शन नहीं है डेरिवेटिव वाला, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाते हैं, ठीक है।
इसी में एक बात और लिखिए आप, बट इफ u and v are connected, या लिख सकते हैं related, but if u and v are connected by their derivatives, then first use substitution method, and then if necessary integration by parts method, can be used. इसका मतलब क्या होगा? तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए, बट इफ u and v आर कनेक्टेड बाय देयर डेरिवेटिव्स, अगर u और v में कोई कनेक्शन है उनके डेरिवेटिव को लेकर के, यानी u का डेरिवेटिव हो सकता है v में होगा या v का डेरिवेटिव u में होगा, अगर ऐसा होता है तो देन फर्स्ट यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ऐसा होता है तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे, यानी प्रतिस्थापन वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कैन बी यूज्ड। उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को लगा सकते हैं। तो ये जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जांपल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आने वाले चैप्टर में या क्वेश्चंस में आपको हम इसका एग्जांपल भी देंगे। तो पहले आप इसको, इसके थ्योरी को, इसके कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए आप, ठीक है? और उसके बाद जो है, उसके बाद आपको दोबारा हम समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जो है ये कब यूज होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इज यूज्ड when the integrand is of the form u into v। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन u into v के फॉर्म में होना चाहिए, जहां की u and v are not connected by their derivatives। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि u का डेरिवेटिव v में नहीं होना चाहिए और v का डेरिवेटिव u में नहीं होना चाहिए। तो डेरिवेटिव को लेकर के दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये एक जनरल नियम है, ठीक है? लेकिन ऐसा होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बट इफ u and v are connected by their derivatives, लेकिन u और v में अगर कोई कनेक्शन है डेरिवेटिव्स को लेकर के, then first use substitution method। अगर दोनों में डेरिवेटिव्स को लेकर कोई रिलेशन है या कनेक्शन है तो हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ नेसेसरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कैन बी यूज्ड, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए आप, ठीक है? चलिए, अब जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको जानना जरूरी है। अब जैसे सवाल ये उठता है कि इसमें दो अलग अलग टाइप का फंक्शन है, ठीक है? और ये दोनों का गुणनफल है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो किस फंक्शन को u मानेंगे, किस फंक्शन को v मानेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो एक तो यह है कि प्रैक्टिस से पता चलेगा, और दूसरा है कि कुछ एक दो नियम भी है जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है? चलिए इसको उठाते हैं।
अगला जो सवाल इसमें उठता है कि u और v किसको मानना है, हाउ टू सेलेक्ट या हाउ टू चूज u एंड v। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का जब हम सवाल बनाएंगे तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन को u लेना है, किस फंक्शन को v लेना है। तो इसके लिए एक नियम है, ठीक है। हालांकि वो नियम जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आपको काम करेगा, लेकिन 90% है ना, मोर देन 90% सवाल में वो नियम काम करेगा। तो नियम क्या है देखिए, पहला नियम आप लिखिए, इफ both functions, both मतलब दोनों, अगर दोनों फंक्शन जो है, दोनों मतलब कौन, u और v, if both functions are of different types, then take that function as u which comes first in the word islet। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का सबसे ज्यादा या सबसे पॉपुलर नियम यही है कि किस फंक्शन को u मानेंगे, किस फंक्शन को v मानेंगे। इसका तरीका क्या है, इफ बोथ फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर u और v दोनों डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, डिफरेंट टाइप का मतलब क्या, मान लेते हैं अलजेब्राइक है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन टेक दैट फंक्शन एज u व्हिच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। आइलेट वर्ड में जो पहले आता है उसको u मानना है। अब आइलेट का मतलब क्या होगा, आइलेट का मतलब आप यहां पर लिख लीजिए, है ना। देखिए i का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और l का मतलब क्या होता है, l का मतलब लॉगरिथमिक, a का मतलब अलजेब्राइक और t का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। और e का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातीय फलन, ठीक है। तो आइलेट का फुल फॉर्म है ना, आइलेट का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है, आई मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्राइक, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट वर्ड में जो पहले आता है ना, आइलेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग यू मानेंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इस बात का एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट u एंड v, किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, उसका पहला नियम है। पहला नियम क्या है, इफ बोथ फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर दोनों फंक्शन जो है, दोनों मतलब कौन, u और v, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट टाइप का है, देन टेक दैट फंक्शन एज u, एंड उस फंक्शन को u लेना है which comes first in the word islet। आइलेट में जो लेटर पहले आता है, आइलेट का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानना है और जो बाद में आता है उसको v मानना है। अब इस बात को एक उदाहरण से समझाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक सवाल हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए,
इस क्वेश्चन में क्या है, दो अलग अलग टाइप का फंक्शन है ना। x क्या है, x है अलजेब्राइक फंक्शन, x है अलजेब्राइक फंक्शन। cos x क्या है, cos x है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये दो फंक्शन का गुणनफल है और दोनों फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप का है, ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे, जिसका कि फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसको u लेंगे और किसको v लेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि आपको ये वाला नियम देखना है, आइलेट में जो पहले आएगा उसको u मानना है और जो बाद में आएगा उसको v मानना है। तो ध्यान दीजिए x कैसा फंक्शन है, x है अलजेब्राइक, x अलजेब्राइक फंक्शन है और ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो a पहले आता है ना, a पहले आता है, t बाद में आता है। तो हम x को u मानेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। समझ आया बात। अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो a जो है t से पहले है, तो जो पहले आएगा उसको u लेंगे और जो बाद में आएगा उसको v लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपके सामने देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लगाइए फॉर्मूला। u रहेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहां पर x रहेगा, cos x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx। तो du by dx का मतलब क्या होगा, u की जगह x है तो ये dx by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx और फिर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए है और ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos का हो गया sin x माइनस इंटीग्रेशन dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो x इंटू साइन एक्स माइनस, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। तो आप इस नियम को देखिए ध्यान से, है ना। तो अगर दोनों फंक्शन, दोनों मतलब कौन, u और v अलग अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है, तो उस फंक्शन को u मानना है जो आइलेट में पहले आता है। जैसे यहाँ ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो a जो है t से पहले आता है, अलजेब्राइक वाले को u मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक वाले को v मानेंगे और हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला नियम लिखिए आप, सेकंड। इफ बोथ functions are trigonometric, both functions are trigonometric, then take that function
take that function as v whose integration is simpler। ठीक है, नियम कहता है या नियम के अनुसार अगर दोनों फंक्शन, दोनों मतलब कौन, u और v है ना, दोनों फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में टेक दैट फंक्शन एज v, उस फंक्शन को v मानेंगे उस इंटीग्रेशन इज सिंपलर, जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा, है ना। अगर u और v दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है तो हमको उस फंक्शन को v लेना है जिसका कि इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। इसका भी एग्जांपल देंगे आपको, ठीक है। पहले आप नियम को लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा, थर्ड नियम, if both functions, आप नियम को नोट कर लीजिए, है ना। जब भी हम सवाल बनाएंगे तो उस समय आपको हम नियम समझाएंगे, कौन सा नियम लग रहा है और कैसे लग रहा है, ठीक है। If both functions are algebraic, अगर दोनों फंक्शन algebraic है, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और u और v दोनों algebraic है, इस कंडीशन में then take that function as u whose derivative या whose differentiation is simpler। सिंपलर मतलब क्या होता है, ज्यादा सिंपल या ज्यादा आसान, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन, दोनों मतलब कौन, u और v, दोनों फंक्शन अगर अलजेब्राइक है, दोनों फंक्शन अगर अलजेब्राइक है तो उस फंक्शन को u मानना है, टेक दैट फंक्शन एज u, उस फंक्शन को u मानना है या लेना है whose differentiation is simpler, जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान है। अगर दोनों फंक्शन मेरा अलजेब्राइक है तो हम लोग उस फंक्शन को u मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान होगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देंगे, पहले आप नियम लिख लीजिए, ठीक है। चौथा नियम लिखिए। चौथा नियम है इफ लॉगरिथमिक फंक्शन, if logarithmic or inverse, if logarithmic or inverse trigonometric function occurs alone in the integrand, then we multiply it by 1 and then use integration by parts मेथड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंटीग्रेशन में, है ना, किसी इंटीग्रेशन में अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है या कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, दोनों में से कोई और वो अकेला है, अकेला मतलब जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि log x को इंटीग्रेट करना है या मान लीजिए कि sin इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है, यानी ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें कि लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन अकेला होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 से गुना करने के बाद उसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करेंगे। और एक क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी कांस्टेंट जो होता है
कोई भी कांस्टेंट अलजेब्राइक होता है, अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन होता है। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला होगा, या मान लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन अकेला होगा, तो हम लोग उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुना करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को लगाते हैं, ठीक है। इस बात को हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ खास बात नहीं, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उसको आपको समझना है और याद भी रखना है। जैसे मान लीजिए कि log x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, log x को इंटीग्रेट करना है। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी को मालूम है? कई बार हम ये सवाल क्लास में पूछते भी हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बहुत लोग फट से बोल देता है 1/x, गलत। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसमें ये वाला नियम लगेगा, है ना। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला होगा इंटीग्रेशन में, तो 1 से गुना कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करेंगे। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, 1 से गुना कर देते हैं, ठीक है। log x में हम जानबूझ के 1 से गुना कर दिए, या ऐसे मान के चलिए कि यहां पर 1 छुपा हुआ है ना, इस तरह से लिख दिए। log x को लिख सकते हैं log x into 1। अब आप देखिए आइलेट वर्ड को देखिए, आइलेट वर्ड में ये किस टाइप का फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है, और 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या बताए, अलजेब्राइक होता है। तो आइलेट में l पहले आता है, लॉगरिथमिक l पहले, अलजेब्राइक बाद में। तो लॉगरिथमिक वाले को u मानेंगे और इसको v मानेंगे। अब हम u इंटू v का नियम लगा देंगे, ठीक है। देखिए u इंटू v का नियम क्या बताए, u इंटू v इंटू dx। इसका नियम होता है u रहेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और इंटू dx। ये बाहर वाला dx है, ये बाहर वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए, और ये अंदर वाला dx इस अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए अब जो है इसी आधार पर जो है log x इंटू 1 इंटू dx, तो यहां पर log x को u माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि आइलेट में l पहले आता है, l मतलब लॉगरिथमिक, और a बाद में आता है, a मतलब अलजेब्राइक। तो अब इस पर अरेंज कर दीजिए, log x रहेगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस du बाई dx। तो du बाई dx का मतलब d log x बाई dx। यहां पर u की जगह कौन है, log x है, ठीक है, u की जगह log x है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इंटू dx। क्लियर। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x है ना, हो गया x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स माइनस log x को डिफरेंशिएट कीजिए 1/x, 1 को इंटीग्रेट कीजिए x इंटू dx। ये x कट गया, तो हो गया x इंटू लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट। तो इसको ध्यान में रखिएगा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू लॉग एक्स माइनस x प्लस c। ये फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल होगा, और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो हो गया log x माइनस 1 प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप डायरेक्टली आप इसको इतना बता सकते हैं अगर आपको याद है, और इनकेस अगर याद नहीं है, कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से निकलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, बहुत ही जरूरी चीज़ है ये सब। और हर साल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में चाहे 2 नंबर में इस टाइप का सवाल पूछता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो आज के क्लास में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्लास है, कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, मतलब थियोरेटिकल क्लास है ये। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी आपको जो है ये एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है 5x + 3 इंटू √2x - 1 इंटू dx। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें दोनों फंक्शन जो है ना, दोनों फंक्शन अलजेब्राइक है, इसमें दोनों फंक्शन अलजेब्राइक है। तो इसको बनाने के लिए आप जो है ना वो वाला मेथड भी लगा सकते हैं। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि z मान के भी बना सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बना सकते हैं। इस टाइप का सवाल हम शुरू में डिस्कस किए थे। आप इंटीग्रेशन का शुरुआत वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 19.2 और 19.3, उसमें हम आपको इस टाइप का सवाल बताए थे इस दोनों मेथड से। आज आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से बनाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि किसको u मानना है, किसको v मानना है। अभी जो तीसरा नियम आपको लिखवाए हैं आप उसको पढ़िए। ये दोनों क्या है? ये दोनों है अलजेब्राइक फंक्शन। तो जब दोनों फंक्शन अलजेब्राइक होगा तो हम लोग u किसको मानेंगे? हम लोग u उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान होगा। तो इसको देख के बताइए कि इस दोनों में से किसको डिफरेंशिएट करना आसान है, बता सकते हैं? इस दोनों में से किसको डिफरेंशिएट करना आसान लगता है? इसको, ये वाला है ना। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर बताइए कितना होगा 5। जब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन आसान होगा उसको u मानेंगे। क्लियर? तो हम इस वाले को u मान लेंगे और इस वाले को v मान लेंगे। अब हम u इंटू v के नियम पर इसको सेट करते हैं। तभी आपको बताए थे u इंटू v का नियम। u इंटू v का नियम क्या है? u रहेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। आप इस फॉर्मूला को 5 बार 10 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले को u माने हैं, इस वाले को v माने हैं और इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं। अब हम i बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए, है ना, इस फॉर्मूला को सेट कीजिए। इसको u माने हैं, इसको v माने हैं। तो u रहेगा यानी कि 5x + 3 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ √2x
2x माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 3 बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब इसका तो इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। 5x प्लस 3 रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब पावर हाफ, तो 2x माइनस 1 पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, 2 पर चला गया। x के गुणांक से भाग लगता है, x का गुणांक 2 है, यहाँ 2 से भाग लगेगा, माइनस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे 5 होगा, तो 5 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल गया। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 पर पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 2 पर चला गया और x के गुणांक से भाग लग गया। क्लियर? चलिए अब कुछ कट रहा है, ये दो कट गया, यहां भी ये दो कट गया, ये 3 बाहर निकल जाएगा। यहां क्या हो गया? 5x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 पर पावर 3/2 और बाई 3, और यहां पर इस 3 को बाहर निकालिए तो हो गया 5/3, और यहां हो गया 2x माइनस 1 पर पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन तो पावर में एक जोड़ देंगे, 2x माइनस 1 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे भी 5/2, x के गुणांक से फिर भाग लगेगा और प्लस कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? यहां पर ये 2 कट गया, ये 5 कट गया, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, इस दोनों में क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? इस दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन साफ साफ दिख रहा है कि 2x माइनस 1 पर पावर 3/2 कॉमन है और नीचे 3 भी कॉमन है। कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा? 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 बचा, और यहाँ क्या बचा? ये तो 3 बाहर निकल गया और यहाँ पावर 5/2 है, 5/2 में से 3/2 बाहर निकल गया तो बचा 1, पावर में 1 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 2x माइनस 1 पर पावर 3/2 और बाई 3, और इसको सॉल्व करें कितना होगा? 5x में 2x चला गया 3x, और 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से बना सकते हैं। इसी सवाल को जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइएगा तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो एक ही सवाल को बनाने का अलग अलग मेथड पॉसिबल है, संभव है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा आपको इजी लगता है। आपके एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखा रहेगा कि आप इस मेथड को लगाइए, आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उससे बना सकते हैं। आप जेड मान के बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बना सकते हैं, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि अगर आप केसी सिन्हा से बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सवाल दिया है और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जो काफी टफ है, बहुत लोगों से हो सकता नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, टाइम कम है, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, तो बढ़िया नंबर लाने के लिए विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को ठीक से बनाइए, एनसीईआरटी को ठीक से बनाइए और पिछले 5 साल या 10 साल का क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आपको 95 प्लस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केसी सिन्हा बनाएंगे तभी हमको अच्छा नंबर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत करके भी नंबर कम आ सकता है और बहुत कम मेहनत करके भी ज्यादा नंबर आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, ठीक है। आप कितना दिमाग से पढ़ते हैं, कितना चीजों को सीखते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में जैसा सवाल पूछता है ना वैसा सवाल ज्यादा बनाइए। आप बहुत भारी भारी सवाल बनाने में फंसे रहिएगा तो आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा, है ना, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब हो जाएगा, चाहे इंग्लिश खराब हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है बैलेंस बनाना,
है ना, बैलेंस बना रहेगा तो हर पेपर में 80 प्लस आएगा। ऐसा नहीं हो कि मैथ में 95 आ गया और फिजिक्स में फेल कर गया तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो मेहनत ऐसा हो कि उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए, मतलब ब्लाइंडली मेहनत नहीं कीजिए, आंख बंद करके मेहनत करने का फायदा नहीं है। सारे विषय पर इक्वल ध्यान देना है और सब में बढ़िया नंबर लाना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है और भी बढ़िया सवाल को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को बढ़िया से सीखेंगे, ताकि इसका कोई भी सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, है ना, आपसे छूटना नहीं चाहिए और एक बार में बनना चाहिए। ये नहीं कि काट कूट कर रहे हैं, एक बार सब पेन पकड़े और पूरा आंसर आना चाहिए, कहीं भी कट फुट नहीं होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। आप चीजों को जब समझिएगा और जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो गलती होने का चांस घट जाएगा, है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में और भी सवाल आपको बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब जो पढ़ाने का मेरा तरीका होगा ना, अब जो सवाल हम बताएंगे ज्यादा वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछने का चांस है, ठीक है। तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।